अच्छा, चूंकि मौजू 27वीं तरमीम है, अक़वाम मुत्तहिदा का हाई कमिश्नर हैं बराए इंसानी हुकूक। कल उन्होंने 27वीं तरमीम के बारे में बहुत ही खुल के बयान दिया, जैसा कि वो समझते हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये जो तरमीम है ये उजलत में मंजूर की गई है, और इसके नतीजे में जो आइन, अदालत और इंसानी हुकूक उन पे बड़ा मनफी असर पड़ेगा। वजारत ख़ारजा ने हस्बे तवक्को बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान को बहुत प्यारा है, हम सब जानते हैं। कश्मीर की करारदादों का जिक्र करते हुए हमारा मुंह नहीं थकता। इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल जब यूएन करारदादों को या यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो डेलिब्रेशंस हैं उनको जूते की नोक पे रखता है, तो हम बहुत दुख होता है हमें। लेकिन सबकी बात करे अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल, हमारी बात ना करे, वो एक अच्छी बात नहीं है। हम इतने उसके मुखलिस हैं। जब से अक़वाम मुत्तहिदा 45 में कायम हुई, हम 47 में कायम हुई, कसम खुदा की पहले दिन से हम अक़वाम मुत्तहिदा के हामी। तो दिल टूट जाता है जब अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इदारा हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान की किसी पॉलिसी पे इतनी संग दिली से तनकीद करता है, जितनी संग दिली से जो हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक साहब हैं, फॉकर टर्क साहब, उन्होंने लत्ते लिए हैं 27वीं तरमीम के। तो पाकिस्तान की जो वजारत ख़ारजा है, उसने अपने बयान में कहा है कि इनको कुछ पता ही नहीं है। ये जो हैं, इनका जो भी ऑब्जर्वेशन है ये जज्बाती ज़्यादा है, ग्राउंड फैक्ट्स जो हैं इनको मद्देनज़र नहीं रखे गए हैं। और हम जो भी जमहूरी तरीक़ेकार है, पार्लियामेंट जो है आज़ाद है, पार्लियामेंट ने ये सब किया है। तो हमें हैरत है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक हैं उन्होंने ऐसी बात क्यों की। तो ये एक बात है। दूसरी खबर यह है कि आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन कल 29 तारीख है, तो जारी होना था। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का आखिरी दिन था, और उसके बाद जो है वो कंबाइंड तीनों अफवाज के मुश्तरका कमांडर के तौर पे नोटिफिकेशन जारी होना था। आज 30 तारीख है, अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो चीज़ें जो हैं वो, अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर की ऑब्जर्वेशन है, इसमें एक जुमला उन्होंने ये कहा है, अच्छा हम कहते या आप कहते तो हमारी बात पे कौन यकीन करता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो 26वीं और 27वीं दोनों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जल्दबाजी में मंजूर हुई हैं, तो इसकी वजह से कुछ उसमें खामियां रह गई हैं, जिनको जो बाद में संगीन सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। कुल्हाड़ी सबसे पहला जो वार होता है कुल्हाड़ी का, वो आदमी खुद अपने पैर पे करता है। 2006 की जो मूवमेंट थी अदलिया बचाने की, अभी फरतुल्लाह बाबर साहब यहाँ आए हुए थे अदब फेस्टिवल में, उनकी किताब की रोनुमाई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने इत्तेजाज अहसन से पूछा कि तुम तो ड्राइवर थे इफ्तिखार चौधरी के, तो अब क्या कहते हो। कहने लगा कि दो चीजें मिली, एक तो वायलेंट बार मिली और दूसरे एरोगेंट जजेस मिले, जिन्होंने मतलब जिसे कहते हैं ना आज़ादी, खुल के कि इसको बुला उसको बुला, फला माहिदा निकालो ये निकालो। उसकी वजह से हुआ ये कि जो एक ट्रेडिशनल अलायंस था जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में, पहली बार वो टूटा। और जो जिन सियासी क्लास के खिलाफ वो अलायंस था, वो सियासी क्लास और एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी के अगेंस्ट जमा हो गई। उसके नतीजे में हमें 26वीं और 27वीं तरमीम का तोहफा मिल गया। मैं हूँ ठेले वाला, पान बेचता हूँ, रेडी चलाता हूँ, कोचवान हूँ,
ये जो भी बहस हो रही है 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम, उसमें ये हो गया, उसमें ये आज़ादी चली गई। मेरी तो अपनी ज़िंदगी जब से मैंने होश संभाला है जहन्नुम बनी हुई है। तो मुझे इससे क्या कि मुझे तुम रखो या चोर ले जाएं, मुझे तो दूध के बदले चारा ही मिलेगा ना। ये पॉलिटिकल क्लास जो है उस पे से एतमाद उठ गया है। ये जो ऑन स्लॉट है, व्हाट इज द वे आउट? जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो और उम्मीद की कोई किरण नहीं होती, तो अचानक कहीं ना कोई एक छोटा सा वाकया होता है और भूसे में आग लग जाती है। और फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी तरमीमें करें, जो मर्जी कवानीन बनाएं, वो सारे के सारे उस आग में जल के रह जाते हैं। अगर मैं अरब स्प्रिंग की आपको मिसाल दूं, तो ये ट्यूनिस में एक सब्जी के ठेले वाला था। उसका जो लाइसेंस था ठेले का, वो वहां की बल्दिया ने जब्त कर लिया और उसने समझा ठेले वाले ने कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। उसने दरख्वास्त दी म्यूनसिपलिटी में, फाड़ दी गई, फिर दरख्वास्त दी, फिर दरख्वास्त दी, कुछ नहीं हुआ। फिर वो एक दिन ठेला लेके अपना खाली गया म्यूनसिपलिटी के दफ्तर के सामने और पेट्रोल छिड़क के खुद को आग लगा ली। अरब स्प्रिंग उस वाक़े से शुरू हुई थी। ईरान में एक जनाजा जा रहा था, उसमें कोई गड़बड़ हुई होगी, शायद आबादान का इलाका था या कोई इलाका था, गड़बड़ हुई होगी, वहाँ की कोई सिक्योरिटी फोर्स होगी, उसने जो है कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल किया, गोली चल गई, 4 आदमी मर गए। उन 4 आदमियों का फिर जब चेहलुम हुआ तो उससे दुगनी तादाद में लोग थे, उस पे भी गोली चल गई, साबाक भी हरकत में आ गई, उसमें 10 आदमी मर गए। तो इस उनका फिर 10 का चेहलुम है, उसमें और बड़ी तादाद में लोग आए। ये जो पहला वाकया था, ये ईरानी इनकलाब की बुनियाद बना। नेपाल में जो हुआ, नेपाल में कहीं मारकुटाई हुई थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, नौजवानों और पुलिस के दरमियान, और फिर वो चिंगारी जो है वो बढ़ती चली गई और वो आग लग गई। तो जितने भी बड़े बड़े वाकयात हम देखते हैं वो एक चिंगारी से शुरू होते हैं, और भूसा चूंकि तैयार होता है, लोग गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में भरे हुए होते हैं। लिहाजा मुझे इस बारे में तो इत्मीनान है कि अंधेरा जितना भी हो जाए, कहीं ना कोई चिंगारी, कोई ना कोई गफलत जो है वो भूसे में आग लगा देती है और सारी तरमीमें शर्मीमें ज़ाब्ते सब जल जलाए जाते हैं। कोई ऐसी आइसोलेटेड रीजन जगह नज़र आ रही है जहाँ से बस माचिस की एक तीली जो है वो फेंकी जाएगी, और लोग जो हैं वो जो अब जो दलाइल दे रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, वो सब छोड़ छाड़ के कहेंगे तुम्हारी ऐसी तैसी। कोई इस तरह का है मामला। चेयरमैन माओ ने भी कहा है कि देयर इज अ ग्रेट chaos अंडर द सन एंड द सिचुएशन इज एक्सेलेंट। वो हालात हैं। ये जो रियासत का इदारा होता है, जिस स्टेट में हम इस वक्त मौजूद हैं, मतलब स्टेट ऑफ माइंड में, या जो हालात हैं उनमें, आपको लग रहा है कि रियासत घबराई हुई है या बेवकूफ़ है या इंटेलिजेंट है? एक डेवल्स एडवोकेसी का मेरा दिल चाह रहा है, वो ये है कि सिस्टम कोई भी हो, जमहूरियत हो, हाइब्रिड हो, डिक्टेटरशिप हो, मलगोबा हो, कुछ भी हो, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो सिर्फ बातें ही बातें हैं। हर सिस्टम जो है वो इसलिए होता है कि आम आदमी के लिए क्या डिलीवर कर रहा है। जो चाइनीज डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इस वक्त, वो ये है कि भाई
अगर आपको रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, जॉब मिल रही है, आपको तरक्की के मौक़े मिल रहे हैं, मेरिट का कल्चर मिल रहा है, ओपन कंपटीशन है, तो आप देखिए 40 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं उनको पॉवर्टी से निकाल दिया गया है। और ये क्या है कि जी आज़ादी होनी चाहिए। आज़ादी का क्या मतलब है? जब तक आप इकनॉमिक आज़ादी या ख़ुद मुख्तारी नहीं होगी किसी फ़र्द की, तो कोई भी आज़ादी है उसका क्या मतलब है? तो ये जो जमहूरियत है, ये सारी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ड्रामेबाजी हैं। ये चाइनीज़ जो कॉन्सेप्ट है आजकल, वो पाकिस्तान में जो पेश किया जा रहा है। फिर ये भी दलील दी जाती है कि जी हार्ड स्टेट का मतलब ये है कि जैसे साउथ कोरिया है, पाक चुंग ही साहब जो हैं वो फौजी डिक्टेटर थे, लेकिन उन्होंने साउथ कोरिया को देखें, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो वो कहाँ था, और उसके बाद फिर वो कहाँ पहुँचा, और अब वहाँ उनके बाद फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गए। ताइवान की मिसाल दी जाती है कि चियांग काई शेक ने जो है आयरन हैंड के साथ जब तक वो ज़िंदा रहे हुकूमत की, और जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हर चीज़ का, वो उन्हीं के दौर में हुआ। और अब आप देखें कि ताइवान की क्या हैसियत है। सिंगापुर में ली कुआन यू ने आयरन हैंड के साथ हुकूमत की और डिलीवर करके दिया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ये डेमोक्रेसी है, नीम जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है, डिलीवरी जो है वो असल मसला है। अच्छा, अगर मैं इस बात को एक लम्हे के लिए मान लूँ कि ये थ्योरी ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इख्तियारात जमा करने का शौक़ रहा है सिविलियंस को भी और फौजियों को भी, डिलीवरी का इशू आज तक है और वो संगीन होता चला जा रहा है। ये जो मौजूदा प्रेजेंट सेटअप है, इसे आप कोई भी नाम ले लें, क्या इसमें इतना तप्पड़ है कि कुछ डिलीवर कर सके? या कम से कम ये है कि अमिताभ बच्चन जब उसको इस्तेसाली कैरेक्टर को मारता है तो दिल को एक सुकून होता है। कम से कम इतना आनंद तो हम ले सकते हैं जब तक कि हमारे यहाँ अपना नहीं पैदा हो रहा।